गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। आ रही है मैम। कैसा रहा आप लोगों का मैथ्स का पेपर? हो गया मैम बस। मत ही पूछो। अच्छा, अभी ना मैंने वो लिखा है, आपका सिलेबस लिखा है, जिसमें से पहले 5 चीजें ऐसी हैं जो रिवाइज हो चुकी है। थर्मो अभी थोड़ी सी पेंडिंग है, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्वांटम भी रिवाइज हो चुकी है। जिन्होंने नहीं किया है, इसके 4 to 5 लेक्चर्स हैं ऐप में, वो देख सकते हो। फिर उसके बाद स्टार्ट और थर्मो, इसकी कल तक ये हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद सीएमपी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुकी है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल हो चुकी है। अटॉमिक है, वो लास्ट 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 चीजें बचती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एक वाइब्रेशन एंड वेव्स। ये आप लोग देखो, मैं तो ये सोच रही थी कि आप लोग ये दोनों सब्जेक्ट वहां से देख लो, रिकॉर्डेड वीडियो से। इसके टोटल 12 लेक्चर्स हैं ऐप में, और इसके 9 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों वहां से देख लेते हो, तो मैं सोच रही थी कि अगर हम मॉर्निंग में ही लाइव टेस्ट, मतलब यही क्लास में करते करते आपके अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस हम अगर ओवरऑल डिस्कस कर लें, ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। प्लस सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। तो आप लोग बताओ कि आप देख लोगे ये ऐप से? 2 दिन रहा कोई कुछ? यस मैम, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हुआ? यस मैम, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, एमसीक्यूज की ना प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी। कि मैम जैसे सब कहें पूछ लो। चलो, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। अभी तो मेरे को लगता है 20 की स्टूडेंट्स हैं। ठीक, जैसा आपको ठीक लग रहा है ना आप कर लो, क्योंकि आपको ज्यादा पता, हम वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग, ये ऐसा है कि आप लोगों के पास अगर 15 दिन है ना, तो 5 दिन में, 5-6 दिन में ये चीज आपकी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, डेली के अगर आप 2 से 3 लेक्चर देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करके देखना। ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका ऐसे करके ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रही जो मैकेनिक्स वाला है, वो भी 2 दिन लगेंगे उसको रिवाइज करवाने के लिए। वो करवा देंगे रिवाइज, क्योंकि उसकी वीडियो, नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, बिल्कुल सिलेबस के स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, वो सारा रिवाइज करवा दूंगी मैं। ठीक है, मैम बाकी एक मैम दिन ये की चैप्टर क्लास ले ले। एमसीक्यू करने हैं। क्या करो मैम, जैसे लाइव टेस्ट जिस टॉपिक का लोगे ना मैम, एक दिन पहले बता दिया करना उसका। वो तो 2 दिन पहले बताऊंगी। मैम भी मैम जी। जो मैकेनिक्स का वो फर्स्ट पार्ट आप कह रहे हो ना, वो मैम पता, वो सर ने ना +2 लेवल का करवाया, वो आप प्लीज एक दिन लेके करवा देना। हाँ, मैंने वो बोल दिया है कि वो करवा दूंगी मैं। मैकेनिक्स वाला पोर्शन वो सारा मैं एक ही दिन में रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है मैम। हुआ तो मैं थर्सडे को ना अकेडमी से छुट्टी लेके, हाँ, थर्सडे को, फिर उस दिन मैं 3-4 घंटे की क्लास ले लूंगी। ठीक है, आप लोग भी हुआ तो छुट्टी ले लेना, 3-4 घंटे की क्लास लगा के वो मैकेनिक्स वाला पोर्शन खत्म कर देंगे। मैम एक बात है, मैम जैसे हम लोग, मतलब जैसे आप जो करवाते हो, हम लोगों ने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, बस उतना ही पढ़ ले सफिशिएंट है, कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, और तो करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, जो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगी ना मैं, वो जरूर, मतलब क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो कर लेना। ठीक है, वो तब साथ के एक, साथ कर लेंगे, पर हाँ, मैम हम लोग कोई और बुक या कुछ और फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। चलो, लास्ट बताओ, थर्मो में कौन सा टॉपिक किया था हम लोगों ने? इक्विपार्टीशन थ्योरम कर ली थी ना? हाँ, उसके बाद हमारे पास इक्विपार्टीशन थ्योरम के बाद आता है सेकेंड लॉ।
ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ कर लिया है, जीरोथ लॉ कर लिया है, ठीक है। जीरोथ लॉ क्या था? जीरोथ लॉ था कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। और फिर फर्स्ट लॉ भी हमने कर लिया था। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। उसके बाद हमारे पास अब आता है सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या है? ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है? मान लो हमने किसी को हीट दी, ठीक है, मान लो मैंने किसी को हीट दी, वो हीट दी 100, क्या वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है? क्या वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है? नहीं, ये कभी मतलब इम्पॉसिबल है कि हमने जितनी हीट दी उतना ही हमें क्या मिल जाए? वर्क डन मिल जाए। ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। तो सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि हाँ, मतलब इम्पॉसिबल है ऐसी मशीन बनाना जो 100% एफिशिएंसी दे। एफिशिएंसी मतलब कि अगर आपने 100 हीट दी है तो 100 ही आपको वर्क डन मिले। कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये बोला था सेकेंड लॉ ने कि इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन दैट गिव्स 100% एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये बोला था सेकेंड लॉ ने। अब सेकेंड लॉ से ही आगे हमारे पास, मतलब सेकेंड लॉ को यूज करके हमारे पास आगे कार्नोट हीट इंजन बना था। कार्नोट हीट इंजन। अब ये कार्नोट हीट इंजन है क्या? कार्नोट हीट इंजन क्या है? इसमें देखो ऐसे चीज है, मतलब यहाँ ये हमारे पास एक सोर्स है। इसको ना आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप लोगों ने हाथ मतलब हैंड वॉश करने हैं, तो हैंड वॉश के लिए देखो आप क्या करोगे, ऊपर हमारे घर के छत के ऊपर क्या है? वाटर टैंक लगा हुआ है। वाटर टैंक से पाइप डाल के आप लोग वॉश बेसिन में क्या लगी हुई है? टैब लगी हुई है, ठीक है। अगर आपने हाथ धोने हैं तो आप क्या करोगे? टैब ऑन करोगे, तो वो चीज कहाँ से आ रही है? सोर्स से आ रही है, उस वाटर टैंक से आ रही है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? हाथ धोना आप लोगों के लिए क्या है? वर्क डन है। हाथ धोना आप लोगों हाथ धोना आप लोग के लिए क्या है? वर्क डन है। तो अब हाथ धो लिए, जो बाकी का वेस्ट वाटर है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे सिंक में चला जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है। सोर्स से मैंने हीट लिया, सोर्स से मैंने हीट लिया Q1, जो मैंने वर्क करना था कर लिया, ठीक है, जो मैंने वर्क करना था कर लिया। और जो बाकी की वेस्ट मतलब बाकी की हीट बच गई वो कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी सिंक में। सोर्स से मैंने हीट लिया Q1, जितना मेरे को वर्क करने की जरूरत थी मैंने कर लिया। जो बाकी की हीट बच गई वो कहाँ पे चली गई? Q2, वो चली गई सिंक में। तो अब जो वर्क डन है वो कितना किया होगा? अब हमें फर्स्ट लॉ ने बताया था कि एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो Q1 लिया था, ठीक है मैंने, और Q2 नीचे चला गया, तो जो इनका सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो हमें क्या बताएगा कि हाँ मैंने इतना वर्क डन किया है। तो वर्क डन हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q1 माइनस Q2 हमने क्या किया होगा? वर्क डन किया होगा। अब सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे हम बात करते हैं एफिशिएंसी। जब भी निकालते हैं हम लोग कैसे चेक करते हैं किसी की भी एफिशिएंसी? कि हमने इनपुट कितनी दी थी, आउटपुट मुझे क्या मिल रही है, ठीक है। तो इतना की वैल्यू हो जाएगी आउटपुट बाय इनपुट। अब इनपुट से हम क्या ले रहे हैं? इनपुट से हम क्या ले रहे हैं? इनपुट से मैं क्या ले रही हूँ? Q1। और आउटपुट क्या है? आउटपुट ये वर्क करना, जैसे आप लोगों ने हैंड वॉश कर रहे हैं तो वो हैंड वॉश क्या है? वर्क डन है ना। तो वर्क डन क्या है? ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं वर्क डन की वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो यहाँ से 1 माइनस Q2 बाय Q1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ईटा की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा
ठीक है, एफिशिएंसी निकालने का। अब एक और चीज हम लोगों ने की हुई है, वो चीज क्या है, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। मैंने लास्ट आप लोगों को एक वीडियो शेयर की होगी कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल में हम लोग करते हैं, हीट इसके इक्वल होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम क्या है, मास, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो देखो डेल्टा क्यू हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैं सेम चीज लगाऊं, अगर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, Q1 बाय Q2 को मैं T1 बाय T2 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे मैं Q1 बाय Q2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, T1 बाय T2। यहाँ पे उल्टा है, T2 बाय T1 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 बाय T1। तो ईटा की वैल्यू ये हो जाएगी 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, तो ये है हमारे पास कार्नोट हीट इंजन। इसमें आप लोगों को सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और रिजल्ट फाइंड करते हैं। मैम ये कैलोरीमेट्री वाले आपकी बात अपने एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या हुआ? कैलोरीमेट्री एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ अभी ये आएगा। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 हमने अभी ये निकाला है। अब सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि किसी की भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसके लिए 100% एफिशिएंसी के लिए क्या करना होगा? 100% एफिशिएंसी मतलब ईटा की वैल्यू जब 1 होगी तब आप बोलोगे 100% एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? या तो T2 क्या हो जाए, 0। 100% एफिशिएंसी के लिए T2 क्या हो जाए, 0। आप ऐसा बोल सकते हो, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी T2 को कर दो 0, या फिर T1 को कर दो इनफाइनाइट, क्योंकि 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो T2 को करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 0, और इसको क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये ना तो ये 0 होता है और ना ही ये इनफाइनाइट हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट हाँ ना तो 0 हो सकते हैं ना इनफाइनाइट। तो कभी भी ये वाली टर्म खत्म नहीं होगी। ठीक है, T2 बाई T1 वाली टर्म कभी भी 0 नहीं बनेगी। अगर ये 0 नहीं बनेगी तो ईटा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती। इसका मतलब कभी भी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। टेम्परेचर ऑफ सिंक को क्या करना पड़ेगा, लो। ठीक है, और ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स तो क्या करना पड़ेगा, हाई। अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर को कम कर दो, लो कर दो, और सोर्स के टेम्परेचर को क्या कर दो, हाई कर दो। ठीक है, ये चीज रहेगी। अच्छा, अब उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फेज कंडीशन। अच्छा एक रह गया, अब लॉ करने लगे ही हुए हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं टेम्परेचर को 0 कर दूं तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, 0। 0 करने का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। थ्योरेटिकली तो हम 0 मान के चलते हैं ना,
0 केल्विन, बट एक्चुअल में 0 केल्विन नहीं होता, वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। मान लो आप लोग ये मार्कर की बात कर रहे हो, ये मार्कर में मतलब अभी कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है, इस मार्कर में अभी कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी कितनी है, 0। ठीक है, ये नॉर्मल रखा हुआ है ना, अगर मैं नीचे से इसको हीट देना स्टार्ट कर दूं तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का क्या मतलब है, ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब इसमें डिसऑर्डरनेस आ रहा है। तो डिसऑर्डरनेस कैसे आया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे डिसऑर्डरनेस आया है ना, जैसे जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया है वैसे वैसे क्या आया है, डिसऑर्डरनेस आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं T इज इक्वल टू 0 देखूं, वहां पे क्या रहेगा, टेम्परेचर 0। थ्योरेटिकली ये चीज बोली जाती है, T इज इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम पे, ये अभी मार्कर इक्विलिब्रियम पे है ना, तो उसको थ्योरेटिकली बोलेंगे कि 0 केल्विन पे है ये। ठीक है, तो 0 केल्विन पे आपकी एंट्रोपी क्या रहने वाली है, 0। ये बोला था थर्ड लॉ ने। ठीक है, किसी भी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की T अगर आपने 0 केल्विन पे रखा हुआ है तो एंट्रोपी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, फेज चेंज हो जाना। फेज चेंज हो जाना मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड चले गए, ठीक है, लिक्विड टू गैस चले गए, ठीक है, लिक्विड टू वेपर चले गए, तो ये क्या है, फेज चेंज होना। ठीक है, इसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। अब हमारे पास तीन तरह की पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं, एक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर एक सॉलिड टू सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है, इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार। इस तरफ T है, इस तरफ प्रेशर है, कुछ ऐसे करके ग्राफ होता है इसका। इस तरफ होता है सॉलिड, इस तरफ होता है लिक्विड, इस तरफ होता है गैस। अब अगर आपने सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग आइस है, फ्रिज में से निकालो, आइस को बाहर रख दोगे तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, मतलब या इस कर्व को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग कर्व। अगर मैंने लिक्विड से गैस में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना। पानी को बॉयल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने लिक्विड से गैस में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा उसको, या फिर वेपराइजेशन, इसको बोल सकते हो वेपराइजेशन कर्व। सॉलिड से गैस में जाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड फेस में गए बिना डायरेक्ट चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। इसको क्या बोलते हैं, इसको उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। ये ग्राफ पेपर में आ जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारे पास दो चीजें आएंगी, दो चीजें कौन सी है, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है ट्रिपल पॉइंट। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और एक होता है ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पे तीन के तीन फेसेस, जहां पे तीन के तीन फेसेस क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोएग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने लिक्विड फेस भी उसी टाइम पे देख रहे हो, सॉलिड फेस भी उसी टाइम पे देख रहे हो, और गैस फेस भी उसी टाइम पे देख रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रिपल पॉइंट। तो अगर आप लोगों से पूछे कि ट्रिपल पॉइंट है क्या, जहां पे तीन के तीन फेसेस को एग्जिस्ट करें, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाएगा, मैम थ्री फेस। एग्जाम्पल है।
किसकी? इसकी कोई एग्जांपल है कि तीनों एग्जिस्ट कर जाए? ये आप लोग देखते ही हो इसमें। आप पता क्या करोगे, इंसुलेटिंग करके ना बाहर से, अगर आप बर्फ को नीचे से हीट देना स्टार्ट कर दो, बर्फ को हीट देना स्टार्ट कर दोगे, तो जो कुछ कुछ का वाटर होता है ना, वो क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट कुछ कभी भी आइस बची होती है हमारे पास। बट ये सिस्टम पूरा बनाया जाता है कि इंसुलेटिंग हो। अगर तो बाहर से इंसुलेशन नहीं मिल रही है हमें, तो वो पहले पूरी की पूरी बर्फ पानी में हो जाएगी, फिर पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो ये चीज नहीं देखने को मिलती है। बट अगर इंसुलेटिंग बनाए, तो अभी कुछ वाटर मतलब आइस भी है मेरे पास, ठीक है, और अभी उसमें कुछ क्या है, वाटर भी, और कुछ का वेपर्स भी बन चुके हैं। तो देखो तीनों के तीनों फेसेस क्या है, एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो जब तीनों के तीनों फेसेस एक ही टाइम पे को एग्जिस्ट करें उस टेम्परेचर पे, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। उस टाइम उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और अब यहाँ पे खाने लिखा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे लिक्विड और गैस फेज क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विड एंड गैसियस फेज, जब लिक्विड और गैस फेज को एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो ये लिक्विड है, ये गैस है, तो ये वाली लाइन है, यहाँ पे इस कर्व पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, इस कर्व पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट तो आप डेली ऑब्जर्व करते हो, कैसे, अभी अगर आप जैसे चाय बनाते हो, चाय बनाने के लिए पानी उबालते हो ना, जैसे ही उसको गैस पे रखते हो तो क्या होता है, पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम पे पानी भी है और साथ में क्या है, वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो फेस ट्रांजिशन होती है वो अच्छा, अभी हमने बोला है ना क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, कि हाँ एक टेम्परेचर ऐसा होगा जहां पे लिक्विड और गैस फेस क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे। अभी ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये हम क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यूज है, कि हाँ प्रेशर की कितनी वैल्यू होगी इस टाइम पे, वॉल्यूम कितना होगा सिस्टम का, और टेम्परेचर कितना होगा, ये वाले डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी, मतलब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लिखवा देती हूँ मैं। क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम होता है 3b। इस ए और बी हमारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। वी सी मतलब वॉल्यूम की वैल्यू रहती है 3b, और क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है। टेम्परेचर की वैल्यू होती है 8a/27 RB। मेरे को ये याद नहीं है क्या होता है। मैम ऊपर 9/27 B² लिखवाया हुआ है आपने। 127 B²। 27 B²। B²। हम 9 नहीं, ए है। है ना? A/27 B²। मैं भी सोच रही हूँ 9 तो नहीं है, ए होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर की इतनी वैल्यूज होती हैं। अब आप लोग ये देख लो कि ए बी कहाँ से आते हैं। हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एक हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल है, मतलब ये थ्योरेटिकली ही होती है। जब यही इक्वेशन हमने मतलब रियल लाइफ में अप्लाई करके देखा, तो जो इक्वेशन थी वो ये नहीं आई, मतलब चीजें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। वो किसको सेटिस्फाई कर रही थी, वो कर रही थी वंडरवल गैस इक्वेशन को।
वंडरवाल गैस इक्वेशन। तो वंडरवाल इक्वेशन आप लोगों को याद करनी है। वंडरवाल इक्वेशन क्या थी? इसमें हमारे पास प्रेशर बढ़ता है और ये कम हो जाता है। देखो, जब हमने इक्वेशन को मतलब जब हमने चीजों को रियल लाइफ में देखा तब क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप वॉल्यूम कम कर रहे थे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता, सॉरी, जैसे जैसे वॉल्यूम को आप लोग डिक्रीज कर रहे थे प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया इतना तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। वैसे इन कॉन्स्टेंट्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है इनकी? देखो, आइडल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। आइडल गैस की अजम्पशंस क्या होती हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे और ना ही जो कंटेनर होता है उसकी वॉल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और अगर कोलिजन होती मतलब अगर पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो जो एनर्जी लॉसेस हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, मतलब इलास्टिक कोलिजन में होती है। ये हमने किस में माना हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन में माना हुआ है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। बट रियल लाइफ में अगर आप देखोगे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो, सॉरी, वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकली थी, वंडरवल गैस इक्वेशन। तो जो ए एंड बी है वो कांस्टेंट है और उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस वजह से आए हैं, ये आए हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से हमारे पास ये फैक्टर आया है। आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी होती हैं, जीरो, ठीक है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन में इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या रहती है, जीरो, क्योंकि पार्टिकल इंटरेक्ट ही नहीं करते। बट वंडरवल गैस इक्वेशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। कितनी होती हैं वो हमें ए और बी से पता चल जाता है। अब जो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है ये 1 मोल के लिए है, ये 1 मोल के लिए है। अगर n मोल के लिए देखूं मैं, अगर n मोल्स के लिए देखूं तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, P प्लस n स्क्वायर A बाय B स्क्वायर P माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो 1 मोल के लिए है। अगर आप लोग n मोल के लिए लिखो तो सब जगह n के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। इस तरफ n है, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे n स्क्वायर आता है, ये डायरेक्ट आती है इक्वेशन, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है। n मोल के लिए वंडरवल इक्वेशन क्या होगी, ये होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और आए भी हुए हैं। इसको लिख लो जल्दी से। मैम अब तो पैटर्न बिल्कुल नहीं पता क्या आएगा। देखो, जो मैथ्स का पेपर आया था वो ऐसा तो नहीं था कि आता मतलब आता नहीं था, सिलेबस से बाहर आ गया, सिलेबस से तो ऐसा बीच तो ही नहीं था था, ना। सिलेबस के बीच में से ही था मैम, ये तो है। हाँ, अगर आप लोग और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते ना वो पेपर अटेम्प्ट होने वाला था। लेंथी था बट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, उसके टाइम लग रहा था, मैम लेंथी क्वेश्चन। टेक्निक पर मतलब कितनी जाएगा, गलत है मैम क्वेश्चन उसमें? हाँ, 10 से 12 क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है। तो मैम ये चीज नहीं होनी चाहिए कि उनको, हमें तो नहीं पता होगा तब तो फिर उनको टाइम तो वही है, लगे। हाँ, वहां पे टाइम वेस्ट होता है ना फिर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है मैथ की? 100 तक चली जाएगी जनरल कैटेगरी की। मतलब 100 के, अगर 100 ही हो किसी के, मान मेरे 100 बन रहे हैं पूरे। अच्छा,
देखो वैसे 101 मतलब 100 तक को उठा लेंगे मेरे अकॉर्डिंग बच्चे। मतलब आपकी नॉलेज में कितने बच्चे हैं जो 100+ हैं हमारे बहुत इंस्टीट्यूट? रेयर है, एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनके 141 तक मार्क्स आए हुए हैं। हम वैसे ऐसे बोल तो नहीं रहे, हमारे इंस्टीट्यूट की ही है जिसके 141 है। नहीं वैसे ना, जिसने बोला है ना यूट्यूब पे लिखा था, यूट्यूब उनके पे हो तो ही आप, नहीं सकते। हाँ हो जी, ऐसे तो इसीलिए आ ही नहीं नहीं सकते सकते। क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो डायरेक्टली जिनकी स्टेटमेंट गलत थी, तो वो क्वेश्चन हाँ, कैसे कर दिए उन्होंने हाँ ठीक। जी मैम, 14 क्वेश्चन की तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन में ही नहीं है आंसर उनका। हाँ तो वही है, इसी चीज की दिक्कत है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली कट गए, तो लगा लो इस 138 बन गए। अब 138 में से वो पूरे थोड़ी लेके गया होगा बंदा, ऐसे तो मैम 130 तभी भी थोड़ा 120। बहुत तो मतलब पेपर में दिमाग खराब होता ही है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ऐसे थोड़ा कि सारे के सारे उसने अटेम्प्ट कर दिए होंगे। हाँ तो 120 तक मैक्सिमम किसी बच्चे के अगर आए होंगे, 120 इतने आए होंगे। मैम एक हमारी क्लास में नरेंद्र था लड़का, उसका कैसे हुआ, कुछ आइडिया है? इसका नरेंद्र उसका मैम, अच्छा नहीं हुआ। कैसे हुआ? अच्छा नहीं हुआ उसका। और एक गुरलीन प्रभजोत। हमारी क्लास में किसी का भी अच्छा नहीं हुआ मैथ्स का तो। हमारी क्लास में कितने हाईएस्ट हैं जिसके भी मतलब बन रहे हैं 100+ हैं बच्चे? मेरा तो 50 क्वेश्चन तो मेरे रह गए, मेरे भी रह गए 50 क्वेश्चन, मैंने गोले भी नहीं भरे उनके। ये मेरी ना मेरी मैम कजन के साथ भी ऐसा है, वो कहती मैं सॉल्व करती रह गई, टाइम का पता नहीं चला, और जो सॉल्व किए हुए थे वो भी गोले भरने रह गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है मैम, सॉल्व करते रह के टाइम का पता ही नहीं चला, वो सारा ही अपने काम। साथ के साथ क्यों नहीं भरते आप, टाइम नहीं देखते। मैम वो कहते मैंने सॉल्व किए पढ़े थे, जब बेल बजी तब ध्यान में आया कि मैंने गोले तो भरे ही नहीं। फिर ये चीज गलत है ना, आप लोगों के माइंड में सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि आप लोगों ने पेपर कर रहे हो तो साथ के साथ वो टिक करते जाओ ना। ये चीज तो गलत कर दी आपने, एंड का वेट मत करो, पेपर के एंड तक वेट नो करो। जो क्वेश्चन सॉल्व किया कितने 1 सेकंड भी नहीं लगता वो गोला भरने के लिए, क्यों लास्ट तक लेके जा रहे हो, भूल गए फिर कर लो मेहनत अपनी पूरी, फिर आप लोग ने 1 साल की मेहनत वेस्ट की है। मैम हम लोगों ने, जैसे मैंने मैम मैथ्स का पेपर तो नहीं दिया, पर इनके रिव्यू सुन सुन के ना ऐसे लग रहा है कि भी डीमोटिवेशन था नहीं से और लगा, ऐसे लग रहा है। आप लोगों डीमोटिवेट ना, होने वाली कोई बात नहीं। अगर साइंस का लेवल ऐसा आता है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें भी अच्छा ही है ना। अगर साइंस का लेवल ऐसे आता है, पहले पेपर रिपीट होता है, तो साइंस की कट ऑफ 77 80 86 हाईएस्ट अब तक 86 गई है। अगर साइंस का ऐसा बेकार सा पेपर डाल दिया, साइंस की कट ऑफ 65 पे रुक जाएगी, सारे के सारे लग जाएंगे। देखो आप लोग ना पेपर देख के डरो मत। मोटिवेट करते पेपर हैं। भी आप लोग ये सोचो, आप लोगों के साथ एसएसटी वाला काम थोड़ी हुआ था, एसएसटी में तो पॉलिटी का पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया उन्होंने। आप लोगों का तो सारा पेपर सिलेबस में डाला गया था, 10-12 क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत थी, हाँ ठीक है टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है बोल सकते हैं कि हाँ शायद आप लोगों ने आधा घंटा उन क्वेश्चंस पे ही लगा दिया, ये सरकार की गलती है। बट फिर भी अगर आप अटेम्प्ट करने वाले होते तो एटलीस्ट 100 मार्क्स तो लेके जा सकते थे पेपर में। मैम कोई बस पैटर्न वाइज तो डाला ही नहीं है इन्होंने, लिमिट्स उठा ली तो उसी में से ही, डेरिवेटिव उठा ली तो उसी में से, कोई पैटर्न ही नहीं डाला इन्होंने ढंग का। हाँ ये चेंजेस तो इस बार कर रहे हैं। ये सारा कुछ शफल करके डाला हुआ था। लीनियर प्रोग्रामिंग के मैंने ना 3 क्वेश्चन अपने, 3 क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी मुझे नहीं पता लीनियर प्रोग्रामिंग में से क्या आया था। वो तीनों क्वेश्चन ना, एक तो जैसे सेकंड पेज पे था, एक 6th पेज पे था, और एक लास्ट में था, ऐसे शफल करके डाले हुए थे। ये थोड़े से चेंजेस तो कर रहे हैं देखो, बाकी बच्चे पेपर तो मैम उन्होंने दिल्ली उठाने यूनिवर्सिटी हैं। ने डाला है। हम्म। पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाला है। अच्छा देखो बच्चे तो उन्होंने उठाने ही हैं, तो वो चाहे कट ऑफ कम कम करके उठा लेंगे, जितने पोस्ट इन्होंने आउट की है उतने बच्चे तो ये उठाएंगे ही उठाएंगे। उनसे क्यों डलवाया इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से? पंजाब में प्रोफेसर भी है। ये आप अलग इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी परसेप्ट से बैठे हुए हैं। अपनी, नहीं नहीं अपनी यूनिवर्सिटी कभी पेपर जो पेपर लेती है ना, कंडक्ट करवाती है, वो कभी पेपर नहीं डालती।
ये चीज होती है। मैम एक बार मैथ्स का पेपर ये सारा सॉल्व करवा दूंगी क्लास में जो इनको आया है। मैथ्स का करवा देंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक बार आइडिया तो हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे मतलब दिल्ली के जो पेपर्स होते हैं है ना टीजीटी पीजीटी के लिए, तो वो मतलब अगर हो उनसे आइडिया लग जाए कैसे 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 क्वेश्चन साइंस में आ सकते हैं अगर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर्स नहीं है ये, किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बंदे ने डाले हैं। अब उसके माइंड में क्या चल रहा है आप लोगों को नहीं पता। हमको इसने तो हिला के रख दिया सच्ची। प्रीवियस ईयर भी नहीं डाल रहे, पता नहीं क्या डाला क्या है, मतलब समझ। क्वेश्चन देख के तो ऐसे लग रहा था कि स्पेशली उसने वो वाले टॉपिक उठाए हैं जो टफ है भी, मतलब जानबूझ के कट ऑफ नीचे करने के लिए। हाँ कर सकते हैं, ये कट ऑफ देखो, कट ऑफ चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, जितने बच्चे उठाने हैं ना उतने तो उठाने ही है ना। यस मैम, क्योंकि मैम इजी इजी क्वेश्चन तो कोई नहीं डाला, मतलब ऐसा डाला जिसमें बच्चे अड़ते हैं, जैसे मैम मैट्रिक्स में रैंक बच्चे बहुत अड़ते हैं उसमें, उसमें नहीं पता लगता, उसका क्वेश्चन उठा के डाला हुआ, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हुए। फॉरवर्ड। दिक्कत होती है। हम कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे थे। मैम ऐसा जरूर था भी, जैसे हम बोले ना पेपर मुश्किल था, पेपर मुश्किल नहीं था पर क्वेश्चन टाइम खा रहे थे। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि एक एक लेंथी पेपर हो गया था, क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, अगर एक क्वेश्चन पे 10 मिनट मैम लगा रहे हैं। मैंने क्या किया लास्ट टाइम जब मैं ना पिछली बार पेपर दे के आया 74 वाला, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। मेरे पिछली बार भी लास्ट 50 क्वेश्चन छूट गए, वो 50 क्वेश्चन लास्ट वाले ना बहुत इजी थे, मतलब कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। इस बार मैंने क्या पहले 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करके बिल्कुल 1 घंटा बिल्कुल सही चला। 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा था, पहले 60 क्वेश्चन किए, फिर मैंने ना पीछे से स्टार्ट कर लिया, शायद पीछे कुछ इजी क्वेश्चन हो। उसके बाद मुझे नहीं पता चला मेरा टाइम कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्वेश्चन कहाँ गए। 85 नंबर क्वेश्चन से लेके 129 नंबर क्वेश्चन तक तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखे भी वो है क्या। बाहर आके देखे उसमें पूछा क्या था, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे 10-15 जो मतलब कि बिना पेन उठाए हो रहे थे। हाँ मैम, जितेंद्र न्यूमेरिकल मार्क्स एनालिसिस। जितेंद्र मैम कुछ अभी आंसर की चेक नहीं की, मेरा ऑफिशियल आई नहीं है। जितेंद्र हाँ जी। क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट टिक हो रहे थे। थे इतने, मतलब कि 2-4 क्वेश्चन तो थे, 10 क्वेश्चन तो होंगे ऑलमोस्ट ऐसे। न्यूमेरिकल बाकी इन्होंने एनालिसिस पेपर में मॉडुलो 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 कर रखी थी, इतने क्वेश्चन डाल रखे थे वो मॉडुलो के। पूरे रिलेटेड थे वो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोगों को मैथ्स की अभी प्रिपरेशन करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं मैम करनी है। करनी है कितने, चलो मैं ग्रुप में पूछूंगी कितने स्टूडेंट्स हैं। कल आपकी मैथ्स की क्लास लगी थी? नहीं नहीं मैम। लगी? नहीं मैम। नहीं लगी ना? नहीं यस मैम, नहीं लगी। मैम कौन से मैम करवाएंगे हमें? देखते हैं, कल फोन तो आया था सागरिका मैम का, मैं फोन उठाया नहीं। मैं उस टाइम पे पता नहीं क्या कर रही थी, बाद में देखा। चलो पूछते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, अब हमारे पास। मैम जो अपने एक न्यू टीचर है हमारे, क्या हाँ वो जी, संडे को क्लास ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्योंकि मैम हमें ऐसा था कि जैसे कोई बीच में एक आधी छुट्टी तो वो जैसे हमारी ज्योमेट्री है या कुछ ऐसे एक दो टिपिकल से टॉपिक है वो रिवाइज करवा दे। चलो देखते हैं, बनाते हैं कुछ इसका। क्योंकि मैम फिर मैम तो शाम को ही लेते हैं और वो उस हिसाब से वो थोड़ा एक्स्ट्रा करवा दे हमें मैथ्स का। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन मैथ्स एक तुम वैसे किए हुए बहुत टाइम हो गया, वो एक प्रैक्टिस नहीं हो रही उसकी। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करवाने चाहिए। हाँ जी मैम। आपके चलो अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए अब, इस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। क्या ही बोले, प्रीवियस ईयर तो ना ही करो तो ही अच्छा है। 2 क्वेश्चन आए थे मैम प्रीवियस ईयर के, ओनली 2। कुछ नहीं डाला इन्होंने। तभी तो मैं बोल रही हूँ मत ही करो प्रीवियस नहीं ईयर। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जो ना पेपर डालेंगे अब जो साइंस का, इसमें ना फिजिक्स के पक्का न्यूमेरिकल डालेंगे पक्का। यस मैम, हाँ मुझे जी भी मैम, यही लग रहा टोटली है। न्यूमेरिकल डालेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, ऐसे ही लग रहा है। बनाने के अगर लिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ गए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आए तो पक्का साइंस की कट ऑफ 65 तक ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। न्यूमेरिकल करा दे फिर कल से स्टार्ट। अपना क्वेश्चन की करवा दो।
करवा दो जितनी हो सके, चाहे उसमें मिक्स करवा लो, न्यूमेरिकल करा लो, थ्योरी करवा दो, मिक्स करा दो मैम। मैम आप चैप्टर वाइज करवा दो, मतलब हर रोज एक चैप्टर को 2 दिन चला के ना उसके अच्छे से एमसीक्यू न्यूमेरिकल करवा दो, क्योंकि हमारे लेके 8 चैप्टर फिर भी हो जाएंगे। मैम इतना तो हो ही जाएगा, पर ये मैम मतलब भी दोनों हो, ऐसा ना हम कहीं न्यूमेरिकल ही करते रह जाए, आ जाए कुछ और ही, मतलब ऐसा ना हो, मतलब प्लॉटिंग ऐसे हो कि भी मतलब कुछ भी कर लो भी मतलब हमारे नंबर आ जाए भी, मतलब ऐसी तैयारी है क्योंकि मैम बेस बना हुआ है। प्रीवियस ईयर और ये सब मिक्स करके करवा देना मैम हो सके तो। प्रीवियस कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमारे पास फेस ट्रांजिशंस दो तरह की होती हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन में क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट चेंज होने से क्या मतलब समझते हो आप? फिजिकल स्टेट चेंज होना मतलब जैसे लिक्विड से गैस में चले गए, सॉलिड से लिक्विड में चले गए, पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया ना, पूरी की पूरी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। फिजिकल स्टेट नॉट चेंज। फिजिकल स्टेट किसमें चेंज नहीं होती, जैसे पैरा टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल टू फेरो चले जाए आप, या फिर पैरो से पैरो की तरफ आ जाओ। अब इसमें देखो, मटेरियल तो सॉलिड ही है ना, पैरा भी सॉलिड है और फेरोमैग्नेटिक भी क्या है, सॉलिड ही है। जस्ट उसमें क्या हुआ है, अगर स्पिन्स रैंडम हो गए तो वो पैरा है, अगर उसमें कुछ डोमेन्स रह गई वो क्या है, फेरो है। तो सिर्फ क्या है, स्पिन्स का चक्कर है, बाकी वो मटेरियल क्या है, सॉलिड ही है। तो ऐसी वाली फेज ट्रांजिशन में फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कॉन्टिन्यूस रहती है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या रहती है, कॉन्टिन्यूस। मतलब अगर आप गिव्स फ्री एनर्जी का किसी भी वेरिएबल के साथ ग्राफ बनाओगे, मान लो ये बनाया मैंने, इस तरफ टी इस तरफ जी, तो ये क्या रहने वाला है, कॉन्टिन्यूस रहने वाला है, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। और जो यहाँ पे जी का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी, वो क्या रहने वाला है, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर कोई भी किसी का भी डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए, उससे हायर वाला फाइंड करोगे तो वो क्या रहता है, फाइंड ही नहीं कर सकते उसके हायर वाला, तो वो आप बोल सकते हो कि डाइवर्ज करेगा। तो सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। डाइवर्ट मतलब इनफाइनाइट हो जाएंगे, पैरेलली। देखो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर क्या था, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, जी और जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी, ये क्या रहने वाला है, कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर क्या रहेगा, डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस। जो डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस आ गया, इससे हायर वाले क्या हो जाएंगे, फाइंड नहीं कर सकते, मतलब वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो थर्ड एंड हायर ऑर्डर क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। थर्ड एंड हायर ऑर्डर क्या करेंगे, डाइवर्ज करने वाले। ठीक है, अच्छा अब इसकी सेकेंड और क्या आ जाती है, एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स जैसे फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल्स रहती हैं, जैसे एंट्रोपी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, ये सारे क्या आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एग्जांपल है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर बोल रही हूँ, हाँ, ये जी के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आते हैं। मतलब अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई ना, इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ। जी, हम लोगों ने सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशंस किए थे।
मैम पैरा टू फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक टू पैरा वाला एक्सप्लेन कर दो पॉइंट। देखो, पैरामैग्नेटिक भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो फिजिकल स्टेट तो नहीं चेंज की ना। फिजिकल स्टेट का मतलब पूरे का पूरा सिस्टम चेंज हो जाए, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चले जाए, लिक्विड से गैस में आ जाए। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरा सॉलिड से सॉलिड ही है। इसमें क्या है, स्पिन रैंडम है, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट है, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज हुआ है ना, बाकी अदरवाइज इसकी किसी की भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन किसको बोलेंगे, जिसमें हमारे पास फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है, उसको बोल देंगे अपना सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। उसकी और भी एग्जांपल्स है, जैसे हीलियम 1 से हीलियम 2 में चले गए, रहा तो वो हीलियम ही ना। एग्जांपल ये भी है, हीलियम 1 से हीलियम 2 में चले गए। कोई और एग्जांपल बता सकता है इसकी? एक और एग्जांपल हम लोगों ने की हुई है सेकेंड ऑर्डर की। मैम लिक्विड वेपर और क्रिटिकल पॉइंट। दोबारा बता दोगे, क्या बोला था? लिक्विड वेपर एट क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, ये एक और मैं एग्जांपल पूछू, एक और एग्जांपल है इसकी। कंडक्टर से सुपर कंडक्टिंग, कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बनाते हैं ना, तो कंडक्टर भी सॉलिड है, सुपर कंडक्टर भी सॉलिड है। जस्ट क्या होता है, कंडक्टर में कुछ रेजिस्टिविटी होती है, सुपर कंडक्टिंग की क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी जीरो है, तो दोनों सॉलिड ही ना। तो ये भी सेकेंड ऑर्डर की एग्जांपल होती है। यहाँ पे इसकी सेकेंड एग्जांपल क्या हो जाएगी, कंडक्टर से सुपर कंडक्टर गए, सुपर कंडक्टर से कंडक्टर में कन्वर्ट हो गए, तो ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम लोगों ने मतलब एक तो फैक्टर किया हुआ है जी, क्या होता है H माइनस टी एस। ये बताना क्या होता है, H माइनस टी एस होता है ना, याद है किसी को? हाँ जी मैम H की वैल्यू क्या होती है, U प्लस पीवी माइनस टी एस। अब यहाँ पे डी जी निकालो, क्या बनेगा, डी जी बनेगा डी यू du प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt, ठीक है। अब du की वैल्यू फर्स्ट लॉ से निकालोगे तो बनेगा tds माइनस pdv प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt। तो ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, तो dg की वैल्यू क्या बनी है, ये फैक्टर बचा है, जी फैक्टर बचा है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्ल जी बाई कर्ल पी, पी को क्या कर दोगे, कांस्टेंट, और अगर एस निकालना है तो पी को कर दोगे कांस्टेंट। तो देखो जी क्या आया है, जब मैंने वॉल्यूम निकाला तो जी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रहा है ना, जी का यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो v और s है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो उसमें क्या रहने वाले हैं, डिसकंटीन्यूअस रहने वाले हैं। जो s है, v है, वॉल्यूम है, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहने वाले हैं, डिसकंटीन्यूअस रहने वाले हैं, ठीक है। यही चीजें अगर यहाँ पे होती सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब यहाँ पे एस बी और एन ये क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे जी का सेकेंड डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस है। सेकेंड डेरिवेटिव किसमें आता है, ये आता है जैसे स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एंट्रोपी, ये इसमें क्या आता है, सेकेंड डेरिवेटिव आता है जी का। तो ये वाली टर्म यहाँ पे क्या करेंगी, डिसकंटीन्यूअस होंगी, ठीक है। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना एक और स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है,
कि अगर मैं लिक्विड से गैस फेस में जा रही हूँ, लिक्विड से वेपर फेस में जा रही हूँ, तो वहां पे अगर मैं एट द क्रिटिकल पॉइंट देखूं या फिर अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट देखूं, वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकोगे, इसका ना मैंने चार्जर लगाना भूल ही गई, खत्म होने वाला हो गया। तो देखो, जो जिन्होंने फेस ट्रांजिशन वाला लास्ट किया हुआ है वो बताओ कि अगर मैं लिक्विड से गैस फेस में जा रही हूँ, अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट देख रही हूँ, तो वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकेंड ऑर्डर होती है? मैम फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं लिक्विड से गैस में जा रही हूँ बट देख रही हूँ अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं लिक्विड से गैस जा रही हूँ, उल्टा भी हो सकता है, गैस से लिक्विड भी जा सकते हो, बट मैं देख रही हूँ एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट द क्रिटिकल पॉइंट, तो उसको क्या बोलोगे? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, उसको क्या बोलोगे? सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये दो मतलब रेयर है ये, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में तो हमने बोला था कि फेस फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है, बट यहाँ पे तो लिक्विड और गैस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये स्पेशल केस है कि अगर लिक्विड टू गैस जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर एट द क्रिटिकल पॉइंट खड़े होके देख रहे हो तो वो बन जाएगी सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास और कौन सा टॉपिक बचता है, वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। मैम इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे अपने फर्स्ट ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजैक्शन, ये मैं इसके भेज दूंगी, मैं इसकी असाइनमेंट भेज दूंगी। न्यूमेरिकल टाइप में आएंगे? न्यूमेरिकल नहीं आते, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आप मतलब क्वेश्चन दिखा दूंगी, आप लोगों का भी असाइनमेंट नहीं है, मैं भेज दूंगी। मुझे कोई टॉपिक बता दो जो हमने ना किया हो। वो इक्वेशन इसी में आएगी, क्लॉर्शियस क्लैपरस इक्वेशन। इसी में आएगी। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन मतलब हमारे पास ये इक्वेशन होती है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्या होती है? dt by dt इज इक्वल टू L by T V2 माइनस V1। ठीक है, ये होती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, बट ये जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए ही ये वैलिड है। ये P है, ये L है, T है, L लेटेंट हीट है, और T हो गया फिर V1 V2 वॉल्यूम हो गए। V1 V2 किसके वॉल्यूम है? जैसे मान लो आप लिक्विड टू गैस जा रहे हो, तो इसका वॉल्यूम V1, इसका क्या हो जाएगा? V2। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, कोई और टॉपिक जो हमने थर्मो में ना किया हो? मैम मैक्सवेल इक्वेशन जैसे आपने 4 लिखवाई है, कि मैम वो 8-10 नहीं है, वो नहीं करनी? 8-10 होती है? वो जो बना के इससे ड्राइव की होती है। नहीं, जो मैंने आपको जो मेथड सिखाया है ना, वहीं से मैक्सवेल इक्वेशन निकालो। रूल क्या? कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। हाँ, रूल उसकी क्या? ना मैंने एक, हाँ जी,
उसकी मैंने ग्रुप में वीडियो शेयर की हुई है, वो आप लोग वीडियो देखेंगे। उसमें ना मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए हैं। अभी ना इस टाइम पे भी करवाना नहीं था, मेरे पास तो वो नहीं है, इसके नोट्स जरूर नहीं है, अदरवाइज तो मैं करवा देती। इसकी वीडियो शेयर की हुई है, वो आप लोगों ने आज देखनी है, क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल की। एक बार ना मेरे को सिलेबस देख लेने दो, कौन सी एक ना चीज कोई छूट रही है, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैडम हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रह गया अभी। वो स्टैटिस्टिकल में करवा दिया। हम इसमें आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, हाँ जी, ये डू छोटे लॉन्ग छोटे। मैम डू लॉन्ग पेटिट और आइंस्टाइन डी बाय थ्योरीज ऑफ हाँ, स्पेशल थ्योरीज ऑफ सॉलिड। ये उसमें करवा दिया सीएमपी में। देखो कंडेंस मैटर में जब हमने स्पेसिफिक हीट वाला किया था, वहां पे पहली जो क्लासिकल थ्योरी है वो डी लॉन्ग वाली ही थी, फिर उसके बाद डिबाई, आइंस्टाइन, ये सारी थ्योरी वहां पे की थी हमने। हीट कौन सा? एक बार आपने सिलेबस तो खोला ही हुआ है, आप भी बता दो। मैं क्यों खोल रही हूँ, आप भी बता दो क्या क्या लिखा हुआ है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना विरियल थ्योरम। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लास्ट उसमें करवा दिया, मास्टर केडर मैथ्स के पेपर से पहले। ये कहाँ मिलेगी मैडम अभी? वो अपलोड कर दी है मैंने रिवीजन बैच में, देखो। नहीं, कौन से टॉपिक के अंडर है? थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। विरेल्स थ्योरम दे रखी है, इक्विपार्टीशन एंड विरेल्स थ्योरम। ये क्या है मैम, ये कौन सी थ्योरम है? वायरल। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। इक्विपार्टीशन थ्योरम भी हमने मतलब ये मास्टर केडर मैथ्स से पहले जो लास्ट लेक्चर लगा था उसमें किया था। अब एक चीज थी, जो ये वायरल थ्योरम है, ये क्या है? ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपका पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स रेज टू पावर एन के, अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स रेज टू पावर एन के, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो होगी n/2 इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या फिर मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, इसको ना, इसमें मेरे ध्यान में नहीं है ये, इसका उल्टा तो नहीं होता। एक मिनट रुको, मेरे को कंफर्म करने दो, गलत नहीं लिखाऊंगी। यही होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? n/2 इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और एग्जांपल, मान लो आपका पोटेंशियल ऐसे दे रखा है CH², तो इसको कंपेयर किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2/2, 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने टोटल एनर्जी देखनी हो, टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी है n/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसे किसी की भी निकाल सकते हो, या फिर उल्टा कर लो। ये कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है? काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मैम ये 2/t कैसे लिखा था? 2/2
2/T था मैम। 2 यहाँ नहीं मैम, यहाँ नहीं, जो रब कर दिया आपने। 2 बाई नहीं, चलो दोबारा हाँ टू जी। बाई टू ही लिखा था, या मैम n/2 लिखा होगा, 2/T था। पता नहीं अब क्या लिखा था मेरे को। अच्छा देखो, बस मान लो 2/T। आपके पास, हाँ जी, जो टोटल एनर्जी है ना वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, C(x²), x² मान के ना x³ मान लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m, पोटेंशियल एनर्जी है C(x³). अगर आपने इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो, एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आपको पता है, कहाँ से निकालते हैं, इक्विपार्टीशन थ्योरम से। इक्विपार्टीशन थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ईच क्वाड्रेटिक टर्म कितना कंट्रीब्यूट करती है, हाफ केवीटी। तो इसके लिए हो जाएगा हाफ केवीटी। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी में टर्म क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसके लिए देखो, आपको इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए ना, इसकी आपको पता है, तो n/2 करके आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये दूसरी तरफ ले जाओ, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2/3 इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितनी है काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू, हाफ केवीटी। तो ये कट के कितना आ जाएगा, kVT/3। ऐसे यूज होता है ये। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आपको पता होती है, आप लोग निकाल सकते हो बाय यूजिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और कौन सा टॉपिक था, रिपीट कर दो, क्लियर नहीं हुआ ये। नहीं क्लियर हुआ, नहीं मैम, इक्विपार्टीशन थ्योरम वाला लेक्चर लगाया है। वो लगाया है। ये हाफ केवीटी क्लियर हो गया मैम, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो किया ना आपने इधर, ये क्या किया ये बताना मैम। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालना। तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू मतलब काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, हाफ केवीटी बाय यूजिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम। बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, तो मैं इक्विपार्टीशन थ्योरम नहीं लगा सकती। बट मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू उसके इक्वल है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरफ 2/n इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। n की वैल्यू कितनी है, आप इसको कंपेयर करो इसके साथ। पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x⁻3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो n की वैल्यू 3 रखी, तो ये बन जाएगा, मतलब इसको टर्म को इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा 2/3। तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू हो गई 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, अभी लिखा है हाफ केवीटी, हाफ केवीटी रखा तो kVT/3, तो ये बन जाएगा। अभी हुआ क्लियर। मैम 2/3 क्लियर नहीं हो रहा था, जैसे पहले 2/T में कंफ्यूजन हो गई थी ना, बस हाँ जी मैम हो गया क्लियर। और कोई बताना टॉपिक, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मैम। वो तो डिफ्यूजन होती है सिंपल, वो करने की जरूरत नहीं है। एक मैडम आपने जो गिब्स वगैरह करवाया है, ये हमें दोबारा, अगर मैंने तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वीडियो, तो दोबारा से वीडियो देखूँ इसकी थर्मोडायनामिक्स की, अगर जी वगैरह पढ़ना है तो। कौन सी वाली, जो जी गिब्स कांस्टेंट है हमारा, जो एंट्रोपी वगैरह, ये मैंने पहले नहीं की हुई। मैक्सवेल इक्वेशंस। वो जो पीछे आती है पहले। वो मैंने 2 लेक्चर लगाए थे, वो देख लेना, आप रिवीजन बैच में ही पढ़े हैं, जो नहीं, वो किस में रिवीजन आते हैं? थर्मोडायनामिक्स में। मतलब दोबारा से फिर देखनी पड़ेगी थर्मोडायनामिक्स? हाँ सिर्फ 2 लेक्चर देखने हैं आपको। फर्स्ट टू या टोटल है ही दो ही? अभी तो मेरे को लगता है उसमें टोटल 2 ही लेक्चर हैं, ठीक है जी। थर्ड आज है, हाँ जी। एक टॉपिक स्टैटिस्टिकल आइसोथर्मल, है। मैम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी।
इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, सिंबल तो कुछ भी हो सकता है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना किसी चीज को, अगर आप कंप्रेस करोगे, गैस को कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, तो वही है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कैसे चेंज कर रहा है, जब प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो हमें किसने बताया था, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है कर्ल V बाई कर्ल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे आता है सिंबल 1/V। अब आप एक चीज देखो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो, सॉरी, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या है, कम हो रहा है। प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनवर्स है ना, तभी यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, कंप्रेसिबिलिटी मतलब समझ लेना कि अगर कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या है, कम कर रहे हो, और प्रेशर क्या है, बढ़ा रहे हो। तो V और P का रिलेशन है, और 1/V आ जाएगा, साथ में नेगेटिव साइन इसी वजह से आया है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज करेगा। आप लोगों को सिर्फ ये आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी याद करने की जरूरत है। जो बल्क मॉडुलस है वो इसी को देख के बन जाता है। बल्क मॉडुलस क्या है, आपने क्या करना है, सब कुछ ना ऊपर ले जाओ, सब कुछ ऊपर मतलब उल्टा कर दो, इसका इनवर्स कर दो। 1/V है तो वो V, इसका उल्टा करोगे कर्ल P बाई कर्ल V, और टेम्परेचर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, मतलब अभी भी ये इनवर्स रिलेशन में है तो अभी भी नेगेटिव साइन आएगा। तो सिर्फ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी याद करो, बल्क मॉडुलस क्या है, उसका इनवर्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद रह गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अब इसको याद करने का मेथड क्या है, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। 1/V कर्ल V बाय कर्ल T, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इनवर्स रिलेशन में नहीं है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो उतना फैलेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज है, सिर्फ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी याद रखो, बाकी दोनों टर्म्स याद हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डायरेक्टली होता है ये, मैम। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो। मैम लेकिन ओवर में नहीं आ रहा ये, ओवर V मतलब, जैसे मैम 1/V है, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। इसको देखो, इसको मतलब देखो, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रख के काम किया गया है, इस चीज को ध्यान में रख के। प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। और कौन सा टॉपिक है, मैम सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, जाउल केल्विन इफेक्ट एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हाँ ये मैं आप लोगों को एक छोटा सा ना लिख के ही भेज दूंगी, इसको याद कर लेना। और तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की वीडियो शेयर की हुई है ग्रुप में, वो आप लोगों ने आज देखनी है, वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया था, ईडी है जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वो आप लोगों ने देखनी है। और साथ में वाइब्रेशन एंड वेव, ये आप लोगों ने 5 से 6 दिन में कंप्लीट करनी है। ठीक है, अभी थर्सडे को, हाँ थर्सडे को क्लास लगा के आपका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है मैकेनिक्स वाला वो सारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एटॉमिक तो ये लास्ट 3 दिन में, 2 दिन में खत्म हो जाएगी। बाकी अभी हम लोग डेली के डेली सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस और टेस्ट, मतलब टेस्ट डिस्कस करेंगे, लाइव टेस्ट ही लेंगे। कौन सा टॉपिक होगा मैम? मैं ना अभी जस्ट बैठ के बनाती हूँ कि कैसे कैसे करें कि सारे ही आपका सिलेबस के 10 दिन में टेस्ट लाइव चले।
हाँ, एक चीज और, आपका पेपर 18 को है ना? होगी क्या हुआ? थर्सडे को मैकेनिक्स की रिवीजन होगी। हाँ जी। ठीक है। मैं ना कुछ बोलने वाली थी, भूल गई। कह रहे थे मैम 18 को है ना? हाँ, 8 कह अब रहे 18 को पेपर है ना, आप लोगों के 5 मॉक टेस्ट लेने हैं। 3 दिन तो आप रिवीजन के लिए छोड़ दो, मतलब 10 से 15 के बीच में आपके 5 मॉक टेस्ट चलेंगे। नोट कर लो, 10 से 15 तक आपके 5 मॉक टेस्ट चलेंगे डेली के डेली, ठीक है? हाँ, 10 से 15 हो गया, और आपको 3 दिन मिल जाएगा अपनी रिवीजन करने के लिए। 3 दिन फिर वो क्लासेस नहीं रहेंगी, आप लोग अपनी खुद से रिवीजन करोगे इसकी, ठीक है? बाकी बीच में अभी 10 दिन बचते हैं, तो 10 दिन हम लोग जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेली के डेली वही टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके टोटल 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 ही हो जाएंगे कंप्लीट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि हम कैसे मतलब कौन से चैप्टर पहले पढ़े, कैसे थोड़ा सा एक बार हमें बता दीजिए प्लीज। कल किसका टेस्ट, कल कौन सी डिस्कशन करें? जो टॉपिक आप लोगों ने टच भी नहीं किया होगा। मैम क्वांटम का उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना स्पेशल। सीएमपी कर लो। यस मैम, जो मतलब कर चुके हैं ना, थोड़ा बहुत अभी करा है हाँ, वही। सीएमपी कर लो रिवाइज आज बैठ के सारी। नहीं, फिर आपके टॉपिक ना छूटेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सीएमपी पूरा ही है ना टॉपिक, पूरा ही रिवाइज करना। मैम अभी और करवाना आपने? नहीं, ओके मैम फिर बता देना कि क्या रिवाइज करें ग्रुप में एक बार, ठीक है मैम? मेरे को मैडम ये मेरा ना बताओ, हाँ जी हाँ जी। आप लोग पूरा रिवाइज कर लोगे? पूरा जो सॉलिड स्टेट वाला पोर्शन है उसमें सीएमपी भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाती है। कर लेंगे मैडम। लेंगे हम कल सुबह तक। कल चैप्टर कल और सुबह सारा तक। अब मतलब तो फुल मैं क्वेश्चन करवाने इनके। कल इसके 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसमें इसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है मैम। सारे के सारे। मैम इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर कौन करवाएगा, सर कराएंगे? इलेक्ट्रोस्टैट ईडी में, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स करके शायद, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करके पोर्शन बनाया हुआ है, उसमें पहले आएगा वही कर्ल वाला कैलकुलस ऑफ वेक्टर, फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैग्नेटोस्टैटिक, ये सारा कंप्लीट किया हुआ है उन 12 वीडियोस में। मैडम मेरा एक डाउट था थोड़ा सा, बस पोलराइजेशन मैंने कंप्लीट कर लिया। जो हाँ जी। हमने लास्ट जितने भी पेपर हुए हैं, 3 पेपर ही हुए हैं, उसमें से ना पोलराइजेशन का तो बिल्कुल बेसिक पूछा गया है। जैसे +2 लेवल का ही हो गया, जैसे मैलस लॉ पे है ना पूछा गया है। तो मुझे एक डाउट हो रहा है मैडम, जो आपने कल जो थर्ड वीडियो थी पोलराइजेशन जहाँ पे आपने एंड किया है, वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अच्छा, उसमें हुआ है। जैसे जैसे हमने पीपीएल जब हम क्वार्टर वेव प्लेट में से पास करते हैं, हम्म, ठीक है, तो हमारे पास जैसे 2 वेव्स दी होती हैं। हम जो दोनों वेव्स लेते हैं EY और EZ, वो हम सेम लेते हैं क्योंकि हमारे पास पीपीएल लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों में कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। और मुझे ये बताइए, जब हम क्वार्टर वेव प्लेट लेते हैं या हाफ वेव प्लेट लेते हैं, जो उसका फेज डिफरेंस है वो हमने वाई एक्स, अगर मान लो वेव जो एक्स में जा रही है, तो वाई और जेड में से वाई में फेस लेना होता है कि जेड में? वो लेना होता है, आपकी एक ऑप्टिक एक्सिस है ना, ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आपने फेस ऐड करना होता है। ये आपके ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जेड है। ऑप्टिक एक्सिस आपकी ये है। आपकी वेव भी ऐसी आ रही होगी, मतलब वाई जेड प्लेन में पड़ी होगी, अगर वाई जेड प्लेन में अगर आ रही है, तो ये ऑप्टिक एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर कौन है, ई वाई, तो इसमें आप फेस ऐड करोगे।
ऑप्टिक एक्सिस के ठीक है मैडम, परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट भी में चलो, ऐसे। हाँ जी ये भी हो गया मैडम। हाँ तो जी। हमारे पास जब मैडम क्लॉकवाइज या आपने जैसे क्वेश्चन दिया था, हमारे पास जो था जो सर्कुलर हमारे पास वेव थी पोलराइज्ड, वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आपने दी थी, ठीक है जी। उसको हमने पास किया था हाफ वेव प्लेट से। ओके, तो हमने जो इक्वेशन ली थी मैडम, उसमें हमारे पास जैसे ई एक्स वाई प्लेन है हमारा, तो उसमें हमने ई एक्स में जो इक्वेशन ली थी वो ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी ली थी, और ई वाई में माइनस ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी ली थी। तो ये नहीं समझ आया कि इसमें हमने साइन क्यों ली, क्योंकि चलो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं है इसलिए हमने शायद साइन लिया होगा। साइन नेगेटिव क्यों लिया है? वो हाँ जी। नेगेटिव ये लिया है क्योंकि वो थी एंटी क्लॉकवाइज और तो क्लॉकवाइज, वो साइन से ही डिसाइड होते हैं। चलो ठीक है, ये भी समझ आ गया जी, बट उसमें साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट नहीं है, ये सर्कुलर पोलराइज लाइट है। साइन, नहीं अच्छा, हाँ जी नहीं, हाँ जी हाँ साइन, जी हाँ जी। एस आई एन, हाँ हाँ साइन। हाँ, साइन। देखो हमारे पास मान लो ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे कॉस है, कुछ भी के एक्स माइनस ओमेगा टी, वैसे ही ले रही हूँ, इसको ध्यान मत देना। अगर तो ये दोनों सेम है तो आपके पास क्या बनेगा? लीनियरली पोलराइज लाइट बनेगी, लीनियर पोलराइज लाइट बनने वाली है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स हो जाए कॉस में, वाई हो जाए साइन में, ठीक है, तो अगर आप स्केलिंग एंड एडिंग करोगे तो आपके पास वन बन जाता है। ये किसकी इक्वेशन है? ये है ये हमारे सर्कल की पास होती है। सर्कल की, ठीक है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वो एलिप्स बन जाती है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो सर्कल बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता चलेगा कि दो चीजें सुपर इम्पोज करने के बाद क्या बना रही हैं? अगर वो दो चीजों में मुझे रिलेशन पता होगा, यहाँ पे रिलेशन पता चल गया था कि हाँ भाई इक्वल आ रहे हैं, तो ये लीनियर पोलराइज लाइट। अगर ये ऐसे एक कॉस आ रहा है, एक साइन है, तो आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो तो वो इक्वल टू वन बन रहा था, वो सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कुलर पोलराइज है। ऐसे चेक करते हैं हम। वो भी ठीक है मैडम, ये चलो समझ आ गया इसमें। और उसके बाद आपने घर से क्वेश्चन करने के लिए कहा था, उसमें ना आपने एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज प्लेन की बजाय क्लॉकवाइज दे दिया था आपने, ठीक है। अब क्लॉकवाइज आ गया तो मैडम हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी बन गई, और दूसरी जो ई वाई वाली वो भी ई नॉट साइन बन जाएगी, मतलब प्लस में बन जाएगी। मतलब वो किसमें उल्टा हो गया ना, अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ गया। आपने जो जो पहले करवाया था, सेकंड लास्ट मेरिकल आपने करवाया था ना, उसमें आपने जो सर्कुलर पोलराइज लाइट थी उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज दिया था हमें, ठीक है जी। तो उसको हमने क्वार्टर वेवलेट में से पास कर लिया था। चलो उसका हाँ तो फेज डिफरेंस हमने वाई में ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब माइनस पाई या माइनस पाई बाय टू। तो अब हमारे पास जो आपने घर से करने के लिए दिया था ना क्वेश्चन, उसमें हमारे पास क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज लाइट थी हमारे पास, तो उसमें वाइज एक्स वाई प्लेन में थी, तो मैंने एक्स की इक्वेशन जो बनाई वो तो ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी बन गई। जो ई वाई की इक्वेशन बनाएंगे वो प्लस ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू बन जाएगी। ई क्यों बोल रहे हो आप? एक्सपोनेंशियल में ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बोल रहा था ना अच्छा मैडम। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो ठीक है जी, जैसे पिछले में एंटी क्लॉकवाइज था तो हमने माइनस ई नॉट लिया था, और ये अब क्लॉकवाइज है तो हमने प्लस ई नॉट ले लिया, ठीक है जी। और वाई में ही हमने फेज डिफरेंस जो माइनस करना होता है, चाहे क्वार्टर है तो माइनस पाई बाय टू आ जाएगा, अगर हाफ है तो पाई आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं मैडम, जब ई जेड को जीरो करेंगे, ठीक है, तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो साइन साइन वाली कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों ही कॉस में बन सकती हैं। हाँ दोनों कोस में बन गई तो सर्कुलर वाला उसमें कन्वर्ट हो गया ना, लीनियर में। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ अगर आप यहीं पे खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ना हमें इसको बाउंड्री कंडीशन जब लगाते हैं ओमेगा टी को जीरो से पाई बाय टू जब लगाते हैं हम, तो कुछ भी नहीं आता मैडम, वो तो सेम पॉइंट ही बनते जाते हैं। हाँ तो वही चीज बन गई ना, फिर आप सर्कुलर से आपकी किस में कन्वर्ट हो गई? लीनियर में कन्वर्ट हो गई, ये क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाई होगी आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, अगर अगर हाफ हम वेव इसको, प्लेट से हाँ, पास करवाओगे, हाफ में से पास करवाते फिर तो वो हमारी क्लॉकवाइज बन जाती, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक बन है जाती। तो एंटी, क्लॉक है तो एंटी, अगर लीनियर पोलराइज है तो वो लीनियर पोलराइज, बट वो ऐसे अगर इस तरफ है तो वो दूसरी तरफ बन जाती है। सिर्फ पाई का ही फेस डिफरेंस आता है उसमें।
नहीं, अब इसमें जब क्लॉकवाइज है तो लीनियर पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी, तो ये क्लॉकवाइज बनेगी, सॉरी फेज डिफरेंस के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी? ये तो उसमें मैडम, नहीं होता, नहीं उसमें उसमें कुछ क्लॉकवाइज नहीं होता। एंटी क्लॉकवाइज हाँ होता हाँ, ही नहीं। नहीं उसमें एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं होता, यहाँ पे बस हम जस्ट यही लिख देंगे ना, लीनियर पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी, तो इसमें तो कोई फेज आएगा भी नहीं हमारे पास ग्राफ पे तो कुछ भी। हाँ जी। तो मैडम ये जो एक क्वेश्चन और था, जैसे ये सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है, अगर इस ये तो हमारे पास हम कहते हैं कि इसको क्वार्टर वेव में से पास कर देते हैं, पर हम अगर ये क्वार्टर वेव पे इंसिडेंट होती है एट एंगल 45 डिग्री, तो ये ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स नहीं हमने किए, ये तो हमने सीधी पास करवा दी उसमें से। ऐसे वाले तब आप मेलिस लॉ लगा के वो निकालोगे सब कुछ, तब आपके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना। अच्छा यार, अगर आप मेरे को ग्रुप में एक बार क्वेश्चन भेजना, बहुत है ऐसे वाले, सीएसआई या नेट को करवाते हैं हम, बट ऐसे वाले आएंगे नहीं आपको, ये नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। उसमें से ऐसा करते हैं फिर नेट पे, जैसे मैंने देखा था तुमने जस्ट ऐसा लिखा था, अगर आपकी सर्कुलर लाइट है पोलराइज, चाहे क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, उसको अगर आप क्वार्टर वेव में से पास करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो लीनियर पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, ये तो होता ही है, नहीं ये तो नहीं, आप किसी एंगल पे भी आएगी ना मैडम, तो भी लीनियर पोलराइज में ही कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे सीधी आए चाहे किसी एंगल पे आए। आप याद भी रख सकते हो। हाँ जी हाँ जी। तो मैडम इसके अलावा और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें से? हाँ, ये इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस। हाँ, क्योंकि इस बार पेपर पता नहीं कहाँ से डाल रहे हैं, तो एक लेवल अप जाना पड़ेगा आपको, बेसिक से काम नहीं बनेगा, तभी मैंने इसके वो सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे कि हाँ, इसके अलावा आपको अगर आता है कुछ भी नहीं इसमें से ही आएगा। अगर एडवांस लेवल तक भी गए तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। ठीक है जी, इसकी असाइनमेंट है ना मैडम ग्रुप में, इसकी पोलराइजेशन की? Polarization की याद नहीं है, देखनी पड़ेगी, देख के बता दूंगी। एक मैडम आप कह रहे थे कुछ वीडियोस हैं ग्रुप में मैंने डाली हुई, वो देख लेना, वो पुराने पहले डाली है कि रिसेंटली डाली हुई है मैं दोबारा आज के भेज टॉपिक? देती हूँ अभी। ठीक, मैं अभी भेज चलो देती हूँ दोबारा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। किसी और अब का कल कोई डाउट कल हो? सीएमपी पढ़ के आना मैडम। सीएमपी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों, तो तभी इलेक्ट्रॉनिक्स 10 तो दिन होगी। में कंप्लीट हो पाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा मैडम, वाइब्रेशनल तो मैंने कर ली, 4 वीडियोस तो कर ली रात को, अभी 5 रहेगी, वो तो हो जाएगा, ठीक है जी। माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट वो करवा देना मैम, वो बिल्कुल नहीं टच हुआ। ठीक है, मैं तभी बोल रही हूँ, 10 दिन है ना टोटल, आप सिर्फ 10 दिन लगाओ अपने, कि आप लोगों के पास 10 दिन है, ठीक है। 5 दिन वो मॉक टेस्ट करोगे, अपनी रिवीजन करोगे, तब जाके आप पेपर के लिए रेडी हो पाओगे, ठीक है। तो क्लासेस सिर्फ ऐसे 10 दिन है, तो 10 दिन में सारा कुछ रिवाइज करना है सबके, अपने 10 के 10 दिन टेस्ट देने हैं। क्या मैम? उस अकॉर्डिंग अब अपना प्रिपेयर करना, कि कल आप लोगों का वो टेस्ट है ना, सॉलिड स्टेट का, मतलब जिसमें सीएमपी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट रहेगा कल मॉर्निंग 5:30। बाकी कोई डाउट आता है वो भेज देना ग्रुप में। ओके मैम।